दिस इज़ जानवी एंड वेलकम टू जानवीज लर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और टाइटल आपने देख लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जो कि 1952 टू 53, जिसको आप मुदालियर एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं। ये है आपका कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन बुक से बीएड फर्स्ट ईयर का टॉपिक, जो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। बहुत सारे टॉपिक इस बुक के बना चुकी हूँ, जैसे बेसिक एजुकेशन कमीशन, ठीक है, जिसको वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन बोलते हैं, या फिर राइट टू एजुकेशन, या पॉलिसीज एंड प्रोविजंस के बारे में, कॉन्करेंट स्टेटस के बारे में। दिस इज द वीडियोज आई हैव ऑलरेडी मेड ऑन माई चैनल, सो यू कैन चेक दैट आउट। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज अर्लियर वीडियोस। एंड जानवीज लर्निंग पे आप विजिट ज़रूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइप के कंटेंट मैं अपलोड करती हूँ, दैट इज़ बीएड एंड द इंग्लिश रिगार्डिंग कंटेंट। सो इफ़ यू नाउ लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। हाँ जी, तो जैसा आपको पता है, ये है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 टू 53 के बारे में। इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, दैट कि जो आपका मैंने आपको लास्ट वीडियो में बेसिक एजुकेशन कमीशन कराई थी, जो कि गांधी जी के द्वारा इनिशिएट की गई थी, राइट। तो हमने 1937 जो पढ़ी थी, तो वो प्राइमरी एजुकेशन पे उसका फोकस था। वहाँ पे उसका डीमेरिट ही यही था कि उन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन पे फोकस ही नहीं दिया। तो अब सेकेंडरी एजुकेशन जो है, जो प्राइमरी से अपर लेवल की एजुकेशन है, उसके लिए भी तो हमें सजेशंस और रेमेडियल चाहिए होंगे, है ना, कि हाउ टू इम्प्रूव दैट। उस समय की बात है ये, जब ये 1952 में बनी है, ठीक है। तो इसके लिए ये है सेकेंडरी एजुकेशन रिगार्डिंग क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो क्या था इसके इंट्रोडक्शन में, आप क्या लिखेंगे, दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ 1947 के बाद क्या हुई, बहुत सारी कमीशंस अपॉइंट की गई थी फॉर द सर्वे ऑफ इंडियन एजुकेशन। इंडियन एजुकेशन को सर्वे करने के, जब इंडिपेंडेंस मिल गई है हमें, और उसके बाद जब हमने देखा कि जो ब्रिटिशर्स जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे थे, जो एजुकेशन सिस्टम था, दैट वाज फॉर देयर ओन बेनिफिट, तो उससे हमारा वेस्टेज ऑफ टाइम हो रहा था इंडिया का। तो बहुत सारी कमीशन जो है अपॉइंट की गई कि भाई कैसे कैसे इंडियन एजुकेशन को बेहतर किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन नो कमीशन हैड बीन सो फार अपॉइंटेड टू सर्वे द प्रॉब्लम ऑफ एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। लेकिन जैसे कि आपने को बताया भी मैंने अभी, कि वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन जो आई थी 1937 वाली, वो भी क्या था कि वो प्राइमरी एजुकेशन को टारगेट कर रही थी, ठीक है। तो कोई भी ऐसी कमीशन अभी तक नहीं आई थी जो कि सेकेंडरी एजुकेशन की इम्प्रूवमेंट पे बात करे। सेकेंडरी एजुकेशन मतलब क्या, जो कि 11 से 17 साल के बच्चे होते हैं, है ना। तो उन सब के बारे में कोई भी सेकेंडरी एजुकेशन को लेकर के बातचीत नहीं हो रही थी। तो दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे आप इंट्रोडक्शन में स्टार्ट ऐसे ही करोगे कि दिस इज़ द फर्स्ट commission that has been occurred for the implement and improvement of secondary education, ठीक है जी। अच्छा, सेकेंडरी एजुकेशन बनी कैसे? जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है हमारा CAB, उन्होंने सजेस्ट करा, मतलब CAB जो है सेंट्रली लेवल पे जो एडवाइस करते हैं रिगार्डिंग एजुकेशन, भी इन्होंने बोला, इन्होंने सजेस्ट किया कि एक इम्प्रूव करने के लिए सेकेंडरी एजुकेशन को, यानी कि जो 11 से 17 साल के बच्चे हैं, यानी कि जो प्राइमरी के बाद की एजुकेशन है, उसके लिए एक कमिटी होनी चाहिए, या कमिटी शुड बी मेड फॉर सर्वे एंड द बेटरमेंट ऑफ एजुकेशन, जो कि सेकेंडरी एजुकेशन में अभी तक क्या क्या चीज़ें हैं उसका सर्वे करे, और उसको बेटर कैसे किया जा सकता है उसके बारे में डिस्कशन हो, ठीक है। सो CAB के सजेशन पे ये बनता है। ऑन द सजेशन ऑफ CAB, इसको आप ऐसे कैपिटल में लिखना, ऑन द सजेशन ऑफ CAB एक कमेटी बनती है 23 सितंबर 1952 को, और कमेटी हैज़ बीन मेड। और उसके लिए कोई हेड तो चाहिए कमेटी को लीड करने के लिए, तो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ A लक्ष्मण मुदालियर, ठीक है। A लक्ष्मण मुदालियर जो थे वाइस चांसलर हैं, ये मद्रास यूनिवर्सिटी के थे। तो इनके चेयरमैनशिप के अंदर ये चेयरमैन थे, उस कमेटी के लीडर थे, और इनके देखरेख में ही वो सारी कमेटी जो है सेकेंडरी एजुकेशन के लिए बनती है, उसकी इंप्रूवमेंट के लिए। और इसको आप और क्या बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज मुदालियर कमीशन। देखो मैं यहाँ पे मुदालियर लिखना भूल गई हूँ, आप ऐड कर लेना। इसको और क्या बोलते हैं, इसको मुदालियर कमीशन भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था कि बेसिक एजुकेशन जो 1937 वाली थी, उसको वर्धा भी बोलते हैं, क्योंकि वो वर्धा नाम की जगह पे हुई थी, ऐसे इसका नाम पड़ गया मुदालियर कमीशन। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन पे क्वेश्चन आए या मुदालियर कमीशन पे क्वेश्चन आए, आपको कंटेंट सेम ही लिखना है, ठीक है जी। मैंने उसका आपको अदर नेम बता दिया। अब क्या था कि ये जो कमीशन है, इसने प्रिपेयर करे क्वेश्चन ईयर नहीं है ये थोड़ा यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया है, सॉरी फॉर दैट। दीज आर द क्वेश्चन ईयर्स। कुछ क्वेश्चन ईयर प्रिपेयर करे गए, क्वेश्चन ईयर समझते हो ना, जहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे जाते हैं और उसके ऑप्शंस दिए जाते हैं, ठीक है, कि आपको पर्टिकुलरली चीज़ सेलेक्ट करनी है। तो कुछ क्वेश्चन ईयर प्रिपेयर किए गए जो कि सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों पे एस्पेक्ट पे डील कर रहे थे। और कमेटी के मेंबर्स ने और कैसे सर्वे किया, सर्वे करना था ना इनको कि भाई क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या रेमेडियल मेजर हमें सेकेंडरी एजुकेशन की बेटरमेंट के लिए लेने चाहिए। तो उसके लिए कमीशन ने के जो मेंबर थे, उन्होंने सर्वे किया ऑल ओवर द इंडिया, पूरी इंडिया का सर्वे किया। और इसके साथ साथ वो एक्सपर्ट्स, टीचर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में गए। अब पढ़ाई जहाँ पे होगी, जहाँ पे पढ़ाई का
का माहौल है, वहीं जाएंगे, उन्हीं लोगों से बात करेंगे। तो काफ़ी सारे एक्सपर्ट, टीचर्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ये लोग गए मेंबर कमेटी के, ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन कमेटी जो कि CAB की सजेशन पे बनी थी। तो ताकि इंप्रूवमेंट कर पाए सेकेंडरी एजुकेशन का, तो इन्होंने क्या करा, एंड दे एक्वायर अ वेरियस एजुकेशनल प्रॉब्लम। इन्होंने जब सर्वे किया तो उनको सेकेंडरी एजुकेशन में क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए और उससे रिगार्डिंग क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके बारे में जाना, और रेमेडियल मेजर भी साथ साथ अपने दिए कि हम क्या क्या इन जो भी सेकेंडरी एजुकेशन की बेटरमेंट के लिए क्या क्या हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या रेमेडियल्स हो सकते हैं। रेमेडियल समझते हो ना, किसी भी चीज़ का क्योर कैसे करना है, मतलब कि किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, ठीक है, या क्या वे हो सकता है टू फाइंड आउट द सोल्यूशन। तो इन्होंने रेमेडियल मेजर दिए, प्रॉब्लम वगैरह सब लिख के पूरी कमेटी ने सेकेंडरी एजुकेशन के लिए सर्वे करके काम किया और सबमिट कर दी अपनी रिपोर्ट ऑन 29 अगस्त 1953। इसलिए इसको सेकेंडरी एजुकेशन को क्या बोलते हैं हम, 1952 to 53, क्योंकि ये कमेटी बनी थी 52 में सर्वे वगैरह करने के अगले साल 53 में 1953 में इन्होंने अगस्त में रिपोर्ट सबमिट कर दी थी। और ये जो रिपोर्ट थी पता है कितने पेजेस की थी, एंड ये डेटा मैंने जो यहाँ से मतलब ये बुक का ही डेटा है, ऑथेंटिक डेटा है, आप इतना मत टेंशन लेना कि मैम जो इसमें डेट लिखी है या जो इसमें डेटा लिखा है क्या हम उसको एग्जाम में लिख सकते हैं, फुली श्योर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो इन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी वो थी 240 to 250 पेजेस की, जिसमें इट वाज ऑल अबाउट द बेटरमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आफ्टर दिस सर्वे, ठीक है जी। तो ये आपको इंट्रोडक्शन में आपको पूरा SEC सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के बारे में बताना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन या जो कमेटी बनी थी उन्होंने जो ये रिपोर्ट सबमिट करी है, इसमें क्या क्या सजेशंस दी गई सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, क्या क्या रिकमेंडेशन थी, है ना। अब इन्होंने जो सर्वे किया, जो रिपोर्ट दी 240 to 250 पेजेस की, तो हमें उससे क्या समअप मिलता है, ठीक है। तो देखो पहला इन्होंने जो है कमेटी ने क्या बताया, इन्होंने बताया इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग मैथड, कि टीचिंग मैथड में इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी अगर आपको सेकेंडरी एजुकेशन को बेटर करना है। कैसी इंप्रूवमेंट लानी है, कमीशन सजेस्टेड टीचिंग मैथड शुड बी बेस्ड ऑन चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने बोला कि टीचिंग मैथड चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होनी चाहिए, यानी कि चाइल्ड को सेंटर में रखे। चाइल्ड को सेंटर में रखने का क्या मतलब है, उन्हें क्या क्लास के बीचों बीच बैठा दो, नहीं, ओके। सो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड, एजुकेशन बच्चे को जो दी जा रही है वो उसकी एबिलिटी, उसके लेवल के अकॉर्डिंग हो, यानी कि टीचिंग शुड बी अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी, एबिलिटी एंड लेवल ऑफ द चाइल्ड एंड लर्निंग स्टाइल। कि कई बच्चे विजुअलाइजेशन यानी कि विजुअल एंड ऑडिट मैथड्स आपने सुने होंगे, विजुअल एंड ऑडियो एड्स। तो बच्चों के लिए एड्स यूज़ करो, जिसको विजुअली लिख कर पढ़ना पसंद है उसको लिख के करवाओ, जो भी उनका लर्निंग स्टाइल है, जो भी उनकी कैपेसिटी है, जो लेवल है, उसके अकॉर्डिंगली ही सिलेबस या करिकुलम होना चाहिए और टीचिंग होनी चाहिए। बेसिकली यहाँ पे टीचिंग की बात करें, टीचिंग मैथड अकॉर्डिंग टू चाइल्ड होनी चाहिए, जैसे बच्चों को समझ में आ रहा है, चाइल्ड को सेंटर में रख के उसी के बेटरमेंट ये करना चाहिए, एंड बेस्ड ऑन रियल लाइफ एक्सपीरियंस। और जो टीचिंग हो वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस हो, यानी कि टीचर को एग्जांपल्स के थ्रू भी पढ़ाना चाहिए, कि कुछ रियल लाइफ के एग्जांपल दे। रियल लाइफ एग्जांपल समझते हो कि टीचर मान लो एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखा रही है, मैं बहुत छोटे लेवल का एग्जांपल दे रही हूँ। सेकेंडरी एजुकेशन में यू वोंट टीच एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मैं बस एक एग्जांपल दे रही हूँ कि हमारा टीचर जमा घटा गुणा सिखा रही है, तो उनको एक्चुअली कुछ जैसे शॉपकीपर का या सब्जी वाले का कोई एग्जांपल दे करके रियल लाइफ से कनेक्ट करके बच्चों को सिखाना चाहिए। रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे बेस्ड टीचिंग बहुत ज़रूरी है, तभी बच्चे किताबी जो ज्ञान है उसको सिर्फ दिमाग में नहीं बल्कि उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे लाइफ में। तो ये इसका मेन मोटिव था, समझ लो। तो क्या बोला, फर्स्ट पॉइंट है कि इंप्रूवमेंट इन टीचिंग मेथड में इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, यानी कि कैसे होना चाहिए टीचिंग मेथड, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, यानी कि बच्चे की अकॉर्डिंग हो और बेस्ड हो रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे, ठीक है जी। आगे बढ़े। सेकेंड पॉइंट, जो कमेटी है ये जो सेकेंडरी एजुकेशन है, इन्होंने क्या सजेशन दी ताकि इम्प्रूवमेंट या बेटरमेंट हो पाए सेकेंडरी एजुकेशन की। इन्होंने बोला फोकस ऑन सुपरविजन। सुपरविजन कोई सुपरवाइज करने के लिए होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, मान लो क्लासरूम में टीचिंग हो रही है, टीचर पढ़ा रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, अब इसको सुपरवाइज करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए जो ये नोटिस करे कि क्या एक्चुअल में क्लास में जो सिखाया जा रहा है वो बच्चे अडेप्ट कर पा रहे हैं या नहीं, या क्या चीज़ें कैसे चल रही हैं। सो बोर्ड ने सजेस्ट किया देयर शुड बी एन अरेंजमेंट ऑफ इंस्पेक्टर, एक इंस्पेक्टर होना चाहिए, यानी कि एक सुपरवाइजर या इंस्पेक्टर होना चाहिए, हु विल डू इंस्पेक्शन ऑफ द क्लासरूम, जो क्लासरूम का एक इंस्पेक्शन करेंगे कि कैसे कैसे टीचर पढ़ा रही हैं, किन टीचिंग मैथड्स का यूज़ करिए, क्या बच्चे इन्वॉल्व हो पा रहे हैं, इंडल्ज हो पा रहे हैं क्लासरूम में, या अच्छे से पढ़ पा रहे हैं या नहीं। तो ऐसे इंस्पेक्टर की अरेंजमेंट होनी चाहिए। ये बोर्ड, यानी कि बोर्ड क्या है, सेकेंडरी एजुकेशन की जो कमेटी थी, इन्होंने सजेस्ट किया कि ऐसा होना चाहिए। और जो इंस्पेक्टर है वो वेल क्वालिफाइड होना चाहिए, इंस्पेक्टर शुड बी वेल क्वालिफाइड,
वेल क्वालिफाइड का मतलब यहाँ पे है कि एमएड की हुई हो, मतलब एमएड की हुई हो और हैविंग 10 ईयर एक्सपीरियंस विद द एमएड। ठीक है, तो इंस्पेक्टर जो हैं, जो सुपरवाइज करें, वो भी तो उनका पढ़ा लिखा वेल क्वालिफाइड होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट वो इंस्पेक्शन प्रॉपरली कर पाएँ। ठीक है, उनको खुद को भी चीज़ें पता होनी चाहिए। सो वेल क्वालिफाइड होनी चाहिए, ट्रेंड होनी चाहिए, हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए और एमएड करी हुई होनी चाहिए। ठीक है जी, ये उन्होंने क्राइटेरिया रखा। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि 10 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, एमएड होना चाहिए, दिस इज़ द फैक्चुअल ऑथेंटिक, दिस इज अ फैक्चुअल एंड ऑथेंटिक डेटा। तो आप इसको बिल्कुल अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। जिस तरीके से मैंने ये बनाया है ना, इस तरीके से बिल्कुल आप लिख सकते हो। बस आप ना समझते जाओ और फिर इन पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स है, मैं हमेशा बताती हूँ कि यू डोंट नीड टू क्रैम ऑल दिस, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दिस। जबकि भाई आपका मान लो आपको कोई बोले कि इंप्रूवमेंट इन टीचिंग मैथड, तो आपको तुरंत कह रहा है कि भाई सेकेंडरी एजुकेशन ने बोला था कि चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच हो, टीचिंग मैथड ऐसे होनी चाहिए जो बच्चे के अकॉर्डिंग हो, बच्चे के लर्निंग स्टाइल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हो, रियल लाइफ से जुड़े हुए होने चाहिए। तो इस तरीके से आपको ना समझना है। मैं जब भी आपको पीडीएफ एक्सप्लेन करती हूँ, मैं कभी भी ऐसे एक्सप्लेन नहीं करती कि बहुत टफ लैंग्वेज का मैं इस्तेमाल करूँ या बहुत ज़्यादा इंग्लिश में बोलूँ। नहीं, मेरा मेन फोकस ये है कि आप यहाँ पे आए हो ना, तो ये आपका टॉपिक ऐसा प्रिपेयर हो जाए कि आप थोड़ा सा एक बार इसको रिविजिट करो जब दोबारा से वीडियो को या पीडीएफ को, यू विल बी गुड टू गो विद दिस। ठीक है, तो वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आगे बढ़ें। तो आपको एग्जाम में लिखना आ पाए, ये मेरा मेन फोकस है। और हाँ, ये वाले पॉइंट्स होते हैं ना जो मैंने कलर्ड कर रखे हैं, देखो ये तो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। और इसका आप डायग्राम भी ज़रूर बनाओ, मतलब ये जो पॉइंट एक्सप्लेन करने से पहले डायग्राम बनाओ इन सभी पॉइंट्स का, उसके बाद एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करो इस तरीके से, तो वो जाके कहीं आपका जो पेपर होता है, एग्ज़ाम होता है, वो इम्प्रेसिव लगता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो 2 पॉइंट बता रही है इन्होंने क्या सजेशन दी। और तीसरा इन्होंने बोला एग्जामिनेशन सिस्टम एंड इवैल्यूएशन, यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन की बेटरमेंट के लिए ही सजेशंस दी जा रहे हैं कि जो एग्जाम हो, ठीक है, जैसे बोर्ड होता है, अब जैसे 10th क्लास है, अब सेकेंडरी एजुकेशन में 10th क्लास भी इंक्लूडेड है, राइट। तो बोर्ड होता है 10th और 12th में होता है जैसे अब। तो इन्होंने क्या बोला था, उस समय की बात है, ये 1952 से 53 की। तो ये बोर्ड ने, सेकेंडरी एजुकेशन ने सजेस्ट किया था कि एग्जामिनेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए और इवैल्यूएशन बच्चे का कैसे करना है। देखो, इवैल्यूएशन समझते हो आप, कि बच्चे का ये देखना उसे कितना आया है, उसने कितना सीखा है, वो होता है बच्चे का इवैल्यूएशन करना, चाहे वो इंटरनल टेस्ट के बेसिस पे हो, चाहे वो कैसे भी हो। जैसे अभी मैं आपको सीसीई सिस्टम, ठीक है, अभी पढ़ाऊंगी, जिसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो ये जो चैनल है जानवीज लर्निंग फॉर बीएड कंटेंट, ये बहुत यूजफुल होने वाला है। सो इफ यू आर देयर ऑन दिस चैनल एंड यू आर वाचिंग दिस वीडियो, यू जस्ट प्लीज सब्सक्राइब द चैनल टू स्टे कनेक्टेड विद मी, एंड आई विल अपलोड सम मोर कॉन्टेंट फॉर द लाइक फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन, राइट। चलो, तो इन्होंने क्या सजेस्ट किया, एग्जामिनेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए। द कमीशन सजेस्टेड एग्जामिनेशन शुड बी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ड होनी चाहिए। ये देखो इन्होंने क्या बात बोली है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन्होंने बोला ज़्यादातर जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ड होने चाहिए, और ऐसे टाइप, यहाँ पे ए ऐसे नहीं है, ऐसे है, ऐसे टाइप क्वेश्चन शुड बी मिनिमाइज्ड। थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, आप उसको देखिएगा। ऐसे टाइप क्वेश्चन मिनिमाइज्ड होने चाहिए। मतलब क्या हुआ है इसका, कि जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन समझते हो, जैसे कि जो एमसीक्यूज होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं ना, ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन और 4 ऑप्शन है। ऐसे टाइप क्वेश्चन कौन से होते हैं, जिसमें लिखा होता है ऐसे नहीं ऐसे, ठीक है। ऐसे टाइप क्वेश्चन कौन से होते हैं, जिसमें आपको पूरा पैराग्राफ एक्सप्लेन, जैसे अब बीएड का ये जो थ्योरी एग्जाम है, इसमें जो आपके क्वेश्चन आते हैं 16 मार्क्स के आते हैं, तो ये क्या है, ये ऐसे टाइप क्वेश्चन हैं जिसमें आपको प्रॉपर ऐसे वाइज आंसर लिखना है, एक बड़ा सा आंसर प्रिपेयर करना है। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि 4 ऑप्शन है, अगर आपको उस नॉलेज है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो आपने बीच में से बुक की थॉरोली रीडिंग करी है, तो आप एक 4 में से एक जो सही जवाब होगा उस पर टिक कर दोगे। तो इन्होंने ये बोला, इन्होंने क्या बोला कि बच्चों को का एग्जामिनेशन सिस्टम, एग्जाम के में क्वेश्चन कैसे आने चाहिए, ऑब्जेक्टिव बेस्ड ज़्यादा होनी चाहिए, और ऐसे टाइप 2, ऐसा नहीं कि ऐसे टाइप क्वेश्चन मत दो, लेकिन उसको मिनिमाइज होनी चाहिए। ठीक है, मतलब उसके नंबर ऑफ ऐसे टाइप क्वेश्चन कम होने चाहिए। ठीक है, देन इन्होंने बोला कि बोर्ड एग्जाम शुड बी हेल्ड ऑन 1 टाइम एट स्कूल लेवल, मतलब स्कूल लेवल पे बोर्ड एग्जाम जो है सिर्फ एक ही बार होना चाहिए। इन्होंने और क्या सजेस्ट किया कि कमीशन एम्फेसिस ऑन ग्रेडिंग सिस्टम। इन्होंने बोला कि जो आप मार्क्स वगैरह देते हो वो ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो करो। ग्रेडिंग सिस्टम मतलब बच्चों को ग्रेड दो, ए ग्रेड, बी प्लस सी, तो ये एक ग्रेड्स दो। ग्रेड्स पता है ग्रेडिंग सिस्टम का एक रीज़न बहुत बड़ा क्या भी था कि क्यों आया था, क्योंकि बच्चों में ना नंबर्स को लेकर ये बहुत प्रेशर बन जाता था। ठीक है, अगर मान लो बच्चा पास हुआ है, फेल हुआ है, या उसकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन अगर उसकी परसेंटेज बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सब चीज़ें मिला करके, इंटरनल और असेसमेंट और ये सब मिला करके उसका बी आ भी जाएगा, तो उसको इतना बुरा नहीं लगेगा। तो हालांकि उसको नंबर, फिर बच्चे नंबर से कंपैरिजन करते थे, तो ये चीज़ों को हटाने के लिए कमीशन ने बोला कि ग्रेडिंग सिस्टम के थ्रू एग्जाम पेपर चेक होना चाहिए और मार्क्स मिलने चाहिए।
मतलब ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो करे एग्जामिनेशन सिस्टम में स्कूल्स। और इन्होंने बोला इंटरनल टेस्ट और अचीवमेंट रिकॉर्ड्स मस्ट बी इंक्लूडेड इन द फाइनल इवैल्यूएशन, कि जो आप जो फाइनल मार्कशीट बना रहे हो वो ऐसी ना हो कि जस्ट जो फाइनल बच्चे ने पेपर दिया है, पूरे साल की मेहनत करके बच्चे ने जो फाइनल पेपर दिया है सिर्फ उसी के मार्क्स नहीं होने चाहिए। अब आपने देखा होगा कि जैसे टीचर्स आपके यूटीज़ भी लेती है, यूटी समझते हो ना, एफए वगैरह, फॉर्मल असेसमेंट जिससे बोलती है 20-20 मार्क्स के, 30-30 मार्क्स के। और टीचर्स ये भी बोलती हैं कि भाई ये तुम्हारे लास्ट में जो रिपोर्ट कार्ड बनेगी इसके मार्क्स उसमें जुड़ेंगे, तो अच्छे से यूटी का पढ़ के आना। तो यही चीज़ है कि क्या इंटरनल टेस्ट जो हो रहे, क्लास टेस्ट हो गए, यूनिट टेस्ट हो गए, चाहे टीचर ने कोई प्रोजेक्ट दिया था तो वो सारी हॉलीडे होमवर्क दिया था, तो सबके मार्क्स भी इंक्लूड करने चाहिए फाइनल इवैल्यूएशन में बच्चे के। क्यों? इसका पीछे का रीज़न मैं आपको बताऊँ क्या है, कि मान लो बच्चे ने पूरे साल बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, लेकिन जिस दिन उसका पेपर था उस दिन उसके बेचारे की तबीयत खराब हो गई, तो वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया जो बच्चा अच्छा कर भी सकता था। ठीक है, कर भी सकती थी या कर भी सकता था। तो बेसिकली अब इसमें बच्चे की इंटेलिजेंस कम है या बच्चे ने पढ़ाई नहीं करी पूरे साल, ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ ना। ये तो कोई वो नहीं है ना कि एक दिन का उसने पेपर वाले दिन उसकी तबीयत खराब हो गई तो आप उसको पूरे साल उस पेपर के बेसिस पे जज करोगे, तो नहीं। तो इसलिए बोला जाता है कि इंटरनल टेस्ट जो क्लास में होते रहते हैं, यूटीज़ होते हैं, उसके मार्क्स भी फाइनल इवैल्यूएशन में जोड़ने चाहिए, ताकि बच्चे का एक पूरे ओवरऑल पूरे साल का आप इवैल्यूएशन ढंग से कर पाओ और ग्रेड दे पाओ। ठीक है, तो इन्होंने एग्जामिनेशन सिस्टम और इवैल्यूएशन के बारे में ये चीज़ बोली कि एग्जाम जो है बोर्ड जो है 1 टाइम होनी चाहिए। और ये मैंने आपको जो की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही लिखे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि अगर कितना बड़ा मैं पैराग्राफ भी लिख दूँ और आपको अगर पेपर के टाइम पे याद ना रहे तो कोई मैटर नहीं करता, तो इसलिए मैंने पॉइंट वाइज लिखे हैं। आप इसको और एक्सप्लेन करके अपने अकॉर्डिंगली आंसर को बढ़ा चढ़ा करके भी लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, अकॉर्डिंग टू द शीट्स, अकॉर्डिंग टू आपको जितना याद रहता है। सो बट आई वुड सजेस्ट कि आप पॉइंट वाइज भी लिखोगे तो बहुत अच्छे से इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है जी, आगे बढ़ें। अभी तक इन्होंने 3 सजेशन दिए हैं, क्या क्या मेरे साथ रिकॉल करो। इंप्रूवमेंट इन टीचिंग मैथड्स होनी चाहिए, वो उसके अंदर का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया था। फोकस ऑन सुपरविजन, ठीक है, कि कोई इंस्पेक्टर होना चाहिए वेल क्वालिफाइड सो दैट ही कैन डू इंस्पेक्शन ऑफ द क्लासरूम। एंड देन थर्ड पॉइंट हमने क्या पढ़ा था याद करो। हाँ, तो थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा था, अच्छा थर्ड पॉइंट हमने देखा था कि एग्जामिनेशन सिस्टम और इवैल्यूएशन कैसे करना है बच्चों का, इंटरनल टेस्ट उसमें इंक्लूड करने, ये सारी चीज़ें बताई थी। ठीक है जी। अच्छा, मैं आपको जब भी पढ़ाती हूँ सो आई डोंट मतलब मैं बीच बीच में थोड़ा सा फ़नी जोक्स भी क्रैक कर देती हूँ, विच इज़ नॉट वेरी फ़नी, मतलब उसमें हंसी आए ना आए इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट इट इज़ जस्ट दैट कि आप मेरे को अभी देख नहीं सकते हो, ठीक है, बट आप मेरी ऑडियो ज़रूर सुन सकते हो। तो आई रियली वॉन्ट टू मेक अ कनेक्ट विद यू, तो आई जस्ट रिकॉर्ड दिस वीडियो व्हेन, मतलब बहुत ही एकदम खुले मूड में, अच्छे मूड में। ठीक है जी, सो दैट यू गेट टू नो मोर अबाउट मी, माई नेचर एज वेल। ठीक है, तो अच्छा आप मुझे आपके बारे में कैसे जानने को मिलेगा। सो यू कैन कॉमेंट योर फीडबैक फॉर दिस वीडियो, आपको वीडियो कैसी लगी, आप कौन सा और कंटेंट देखना चाहते हैं मेरे साथ, और ये सारी सजेशंस भी आप अगर कोई देना चाहते हैं मेरे वीडियो को लेकर के, सो आप वो भी मुझे दे सकते हैं। सो यू आर फ्री टू कॉमेंटिंग ऑन माई वीडियोज़ वट एवर यू वॉन्ट टू राइट। एंड अगर ये पॉजिटिव होगा तो मुझे ज़्यादा बेटर फील होगा। ठीक है जी, एक मोटिवेशन मिलता है जब एक पॉजिटिव कॉमेंट्स आते हैं। एक मेरी राइट टू एजुकेशन मैंने वीडियो डाली थी तो उस पर भी बहुत अच्छे अच्छे मुझे कॉमेंट्स मिले हैं, जेन्युइन कॉमेंट्स दिखे, तो आई रियली अप्रिशिएट दैट। ठीक है जी, अब आते हैं आगे। और क्या सजेशन दे दिए भाई सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने। करिकुलम एंड सिलेबस इन सेकेंडरी एजुकेशन, इन्होंने बताया कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है अब उसका एक पर्टिकुलर करिकुलम होगा जो कि प्राइमरी से अलग होगा, ऑब्वियसली प्राइमरी से ज़्यादा बड़ा लेवल है सेकेंडरी एजुकेशन, 11 to 14 ईयर्स है, 11 to 17 ईयर्स के बच्चे आप इसमें कवर कर लो। तो इसके लिए इन्होंने करिकुलम बताया। ठीक है, क्या करिकुलम बताया मैं आपको बताती हूँ। 11 to 17 ईयर्स के बच्चों के लिए इन्होंने बताया करिकुलम कैसा होना चाहिए। करिकुलम शुड बी लाइक, देखो एक है कोर करिकुलम और एक है इलेक्टिव सिलेबस। इन्होंने करिकुलम को 2 पार्ट में बांटा है कि कोर करिकुलम मतलब क्या है, जो कंपलसरी है सभी बच्चों के लिए, और ये है ज़्यादातर 11 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए क्या क्या उनके लिए करिकुलम होना चाहिए। और 14 to 17 ईयर्स के बच्चों के लिए भी इन्होंने सिलेबस बताया, जिससे इन्होंने इलेक्टिव सिलेबस बोला, और इसमें कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी इंक्लूडेड है कि बच्चे को कॉमर्स लेनी है, आर्ट्स लेनी है, साइंस लेनी है, उसके अकॉर्डिंगली उसको सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ क्या। तो 11 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए जो कोर करिकुलम बताया, जो कि सभी बच्चों के लिए कंपलसरी है, मतलब इसमें कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है, मतलब चॉइस नहीं है। तो इन्होंने बोला 3 लैंग्वेज फार्मूला करिकुलम में फॉलो होना चाहिए, यानी कि कोई मतलब इंटरनेशनल लैंग्वेज, कोई लैंग्वेज भी सिखाए बच्चों को। उसके अलावा सोशल स्टडीज़, अच्छा 3 लैंग्वेज फार्मूला का एक और पॉइंट है जो मैं आपको वहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, उसके अलावा सोशल स्टडीज़ होनी चाहिए, जिसको आप सोशल साइंस भी बोलते हो। उसके बाद जर्नल साइंस होनी चाहिए, सब्जेक्ट्स बताए जा रहे हैं यहाँ पे। मैथमेटिक्स होनी चाहिए सेकेंडरी एजुकेशन में, जो 11 to 14 ईयर्स के बच्चे उनको लिए। फिजिकल एजुकेशन
एजुकेशन होनी चाहिए और क्राफ्ट होनी चाहिए कोई ना कोई। तो ये 6 सब्जेक्ट्स उन्होंने बताए फॉर द 11 to 14 ईयर्स स्टूडेंट्स के लिए करिकुलम क्या होना चाहिए, क्या सब्जेक्ट्स उनको पढ़ाए जाने चाहिए स्कूल में। उसके अलावा ये सेकेंडरी एजुकेशन ने करिकुलम सजेस्ट किया, सब्जेक्ट सजेस्ट किए हैं, ठीक है ना, ताकि बेटर हो पाए सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। उसके अलावा इलेक्टिव सिलेबस यानी कि 14 to 17 ईयर्स के बच्चों के लिए इन्होंने क्या बताया, आर्ट्स में ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी है, जैसे आर्ट्स, जो आर्ट्स लेगा उसको मिलेगी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पोल साइंस एंड लॉजिक, वो ये सारे सब्जेक्ट पढ़ेगा। कोई साइंस लेता है तो उसमें इंक्लूडेड होगी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो। अच्छा, अब एक बात और सुनो, ये जो मैंने सब्जेक्ट्स लिखे हैं, अगेन दिस इज़ अ फैक्चुअल डेटा और दिस इज़ द डेटा आई टुक फ्रॉम द बुक, फ्रॉम द ऑफिशियल थिंग्स, तो आपको उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो इन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन ने अपनी रिपोर्ट में जो सिलेबस बताया है, जो सब्जेक्ट्स बताए हैं, वही मैंने यहाँ पर लिखी हैं, ठीक है। तो अब आप इसको देखते जाओ, ठीक है। साइंस में फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, मैथ्स भी, ठीक है, साइंस वाले बच्चों के पास मैथ्स भी होती है ना। देन टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी इन्होंने बोला, जो आज आपने नहीं देखा होगा कि टेक्निकल सब्जेक्ट नाम भी कोई पढ़ा रहा है, तो उसमें अप्लाइड साइंस, अप्लाइड मैथ्स एंड इलेक्ट्रिकल होनी चाहिए। जो बच्चे कॉमर्स ले रहे हैं उनके लिए सब्जेक्ट्स है इकोनॉमिक्स, बुक कीमिक एंड शॉर्ट हैंड्स। अब आज कॉमर्स में क्या होता है, बिजनेस स्टडीज़ भी इंक्लूड होती है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन उस समय ये 1952 to 53 में जब ये सेकेंडरी एजुकेशन कमेटी जो बनी थी सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, तो उन्होंने कॉमर्स में 3 सब्जेक्ट रखे थे, इकोनॉमिक्स, बुक कीमिक एंड शॉर्ट हैंड्स, ठीक है। अब आज तो बहुत चीज़ें हैं, है ना। देन एग्रीकल्चर अगर कोई लेता है तो उसको सिखाना है जनरल एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बॉटनी। आपको पता है बॉटनी क्या होता है? बॉटनी इज़ मच रिलेटेड टू द फ्लावर स्टडी, ठीक है। और फाइन आर्ट्स के लिए उन्होंने बोला डांस, म्यूज़िक, पेंटिंग। होम साइंस अगर कोई लेता है तो उसको होम नर्सिंग और चाइल्ड केयर, ये 2 सब्जेक्ट सिखाने हैं, इस पर फोकस होना चाहिए। तो इन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन ने जो करिकुलम बताया है, सेकेंडरी एजुकेशन या सिलेबस जो बताया वो मैंने आपको बता दिया। 11 to 17 ईयर्स की ये पूरे सेकेंडरी एजुकेशन मानी जाती है उन बच्चों की जो 11 to 17 ईयर्स के होते हैं। तो उनके लिए हमने बता दिया क्या क्या उन्होंने सिलेबस और करिकुलम बताया है, सजेस्ट किया है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने, ठीक है। आगे बढ़ें। देखो अभी इनकी बहुत सारी रिकमेंडेशन है, कुछ 9 पॉइंट्स है, कुछ 9 सजेशंस इन्होंने दी हैं। अब ये टॉपिक आप सोचोगे मैम इतने सारे पॉइंट, क्योंकि ये 16 मार्क्स में डेफिनेटली आएगा, तो इसके लिए इसको ऐसा प्रिपेयर कर लो बहुत अच्छे से। इसलिए मैंने बहुत अच्छे से पीपीटी प्रिपेयर करी है कि आपके 16 मार्क्स ना कोई आपसे छीन ना पाए, समझ रहे हो। और ये अब देखो जैसे वीडियो की लेंथ 20 मिनट्स ऑलरेडी हो चुकी है, बट मेरे लिए क्या है कि देखो अगर आपको मेरी स्पीड कम ज़्यादा भी लगती है तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी वीडियो पे जा करके यू कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज द स्पीड ऑफ द वीडियो एज पर योर कन्वीनियंस, ठीक है जी। लेकिन मैं जो है आपको इस तरीके से पढ़ा रही हूँ कि अगर आप स्पीड को बदलोगे भी नहीं तो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन आप बड़ा घटा सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, बट द पॉइंट इसके सारे पॉइंट समझने बहुत ज़रूरी है कि एसईसी ने क्या क्या रिकमेंडेशन दी है। इट्स ऑलरेडी 20 मिनट्स वीडियो, बट लेंथ डजंट मैटर, आई थिंक द कंटेंट मैटर्स द मोस्ट। सो दिस वीडियो मे बी लाइक 30 to 32 मिनट्स, बट दिस शुड बी फ्रूटफुल। आपके आधा घंटा जो लगा यहाँ पे वो वेस्ट ना हो, बस मैं ये चाहती हूँ, ठीक है। इसलिए मैं इससे अच्छे से आपको एक्सप्लेन करती हूँ और वेस्ट नहीं होगा डेफिनेटली, ठीक है। आते हैं टेक्स्ट बुक पे। इन्होंने टेक्स्ट बुक को लेकर के क्या सजेशन दी, देखो जब आप सेकेंडरी एजुकेशन के लिए आप सजेशन दे रहे हो तो आप करिकुलम भी बताओगे, आप बच्चों को सब्जेक्ट्स क्या पढ़ाने, टेक्स्ट बुक कैसी होनी चाहिए, एग्जाम सिस्टम कैसा होना चाहिए, पूरा ओवरऑल चीज़ें इन्होंने सर्वे करी थी और ओवरऑल ही सारी चीज़ें इन्होंने रिकमेंड करी, ठीक है। कि सेकेंडरी एजुकेशन को बेटर करना है तो क्या क्या चीज़ें हमको इंक्लूड या ध्यान में रखनी चाहिए, ये उनकी सजेशन और रिकमेंडेशन है, ठीक है। देन टेक्स्ट बुक के लिए इन्होंने क्या बोला कि टेक्स्ट बुक इस तरीके से होनी चाहिए जिसमें फ्रीक्वेंटली चेंजेस इन द बुक डिस्करेज। फ्रीक्वेंट चेंजेस बुक में नहीं होने चाहिए कि हर साल बुक चेंज हो रही है या कंटेंट चेंज हो रहा है, नहीं। फ्रीक्वेंट चेंजेस बुक में डिस्करेज, यानी कि फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं होने चाहिए टेक्स्ट बुक्स में, जितनी भी टेक्स्ट बुक है, चाहे वो मैथ्स की हो, साइंस की हो, कोई भी सब्जेक्ट की हो। देन रिकमेंडिंग डिफाइनाइट बुक्स फॉर लैंग्वेज, यानी कि जो बुक्स है ये समझ लो उसकी बुक्स की लैंग्वेज बहुत डिफाइनाइट हो, सिंपल बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली हो, सिंपल हो, डिफाइनाइट हो, ठीक है। एंड लेसन शुड बी बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज एंड लाइफ बेस्ड लेसन होने चाहिए, मतलब लेसन ऐसे होने चाहिए कि ऐसा नहीं कि बच्चा जिससे पढ़ के सो ही जाए, ठीक है, नहीं। प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ड मतलब जैसे कि लाइफ बेस्ड लेसन हो, यानी कि उसमें ऐसे बुक्स में कुछ ऐसे एग्जांपल्स दे रखे हों, जब मतलब कॉन्सेप्ट समझाना है तो इस तरीके से एग्जांपल्स देने हो जो रियल लाइफ पे बेस्ड हो, कुछ ऐसी इमेजेस होनी चाहिए, ठीक है, जिससे बच्चे कनेक्ट कर पाएँ उसे रियल लाइफ से। तो इस तरीके से टेक्स्ट बुक मेंटेन होनी चाहिए। अब आपने देखा होगा एनईपी, ये तो चलो एसईसी की मैं आपको रिकमेंडेशन बता रही हूँ, बट इसके अलावा जो एनईपी 2020 है हमारी अब की, ठीक है, तो उसमें ये अब जो एनसीईआरटी कुछ चेंज हुई है, आपने देखा होगा 3rd की 5th की कुछ चेंज हुई है एनसीईआरटी, 6th क्लास की भी चेंज हुई है। तो उसमें अब ज़्यादातर ना पिक्चर्स उसमें बहुत सारी, अगर आप जब नई एनसीईआरटी देखोगे आपकी तो उसमें बहुत सारी पिक्चर्स वगैरह हैं, यानी कि बच्चों को पिक्चर्स दिखा करके उनको अट्रैक्टिव तरीके से सिखाना है, ठीक है, रियल लाइफ से जोड़ के सिखाना है इस तरीके से, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली वो बनाई गई है। चलो वापस आते हैं। तो ये थी सेकेंडरी एजुकेशन ने जो टेक्स्ट बुक को लेकर के रिकमेंडेशन दी। आई होप आपको समझ आया होगा कि टेक्स्ट बुक किस टाइप की होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने बोला प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम। अब मैम ये क्या है, अब आप एक बात बताओ, करिकुलम
अब आप सोच रहे होगे कि मैम प्रिंसिपल कहाँ से आ गए, है ना, इसमें ये तो रिकमेंडेशन थी। इन्होंने बताया है कि जो भी सेकेंडरी एजुकेशन का सिलेबस है या करिकुलम है वो इन सब प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए होना चाहिए। अरे प्रिंसिपल की यहाँ पे स्पेलिंग मैं देख रही हूँ थोड़ी एरर हो गई है, प्रिंसिपल्स की स्पेलिंग होगी ये प्रिंसिपल्स, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल है ये स्कूल वाली प्रिंसिपल है, ये प्लीज़ मत लिख के आना, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ये वाली सही है प्रिंसिपल्स। तो प्रिंसिपल करिकुलम की क्या बताएं कि करिकुलम जो हो सेकेंडरी एजुकेशन का वो किन किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, कि टोटली एक्टिविटी बेस्ड, एक्सपीरियंस बेस्ड, कि जो भी करिकुलम हो वो ऐसा होना चाहिए जिसमें एक्टिविटीज़ बच्चों को करा करके सिखाया जाए। जैसे साइंस में आपने देखा होगा बहुत सारे एक्टिविटीज़ दी होती हैं कि ये करके आप इस कॉन्सेप्ट को सीखो, तो वही चीज़ बताई गई कि टोटली एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए, यानी कि फॉर चिल्ड्रन सो दैट दे अंडरस्टैंड बेटर, क्योंकि बच्चे प्रैक्टिकली या एक्टिविटी करके उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा सीखेंगे। ठीक है, जब आप उनको मान लो आप शेप्स के बारे में सिखा रहे हो डिफरेंट टाइप की, तो आप उनके आगे वो चीज़ें लेकर के आओ, जो स्क्वायर बॉक्स है ले आओ, और सर्कल सिखाना है तो बॉल ले आओ, वो सॉरी क्यूब सिखाना है तो कोई बॉक्स ले आओ, या डाइज ले आओ क्यूब के लिए, और आपको अगर वो सिखा रहे क्या बोलते हैं उसको स्फेयर सिखाना है तो आप बॉल ले आओ। तो इस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड बच्चों को सिखाना चाहिए। तो करिकुलम या सिलेबस कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करें, एक्टिविटी बेस्ड को, यानी कि उसमें एक्टिविटी वाली चीज़ें भी होनी चाहिए करिकुलम या सिलेबस में। ठीक है, देन प्रिंसिपल ऑफ को रिलेशन, जो करिकुलम होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जो को रिलेशन वाले प्रिंसिपल को माने। को रिलेशन क्या होता है, रिलेटेड टू ईच अदर, यानी कि जो भी चैप्टर्स बच्चों को पढ़ाए जाने चाहिए वो सिस्टमेटिक वे में होने चाहिए और ऐसे होने चाहिए जो कि रिलेटेड टू ईच अदर हो। ऐसा नहीं कि इस सब्जेक्ट की नॉलेज इसी सब्जेक्ट में काम आएगी, नहीं, आप मैथ्स की नॉलेज को, ठीक है, इंग्लिश के साथ जोड़ो, साइंस के साथ जोड़ो। अब मैथ्स को इंग्लिश के साथ तो चलो जोड़ना इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन चलो साइंस के साथ जोड़ो, समझ रहे हो, इस तरीके से। तो को रिलेटेड होना चाहिए, एक सब्जेक्ट की नॉलेज दूसरे सब्जेक्ट में भी काम आए, इस तरीके से होनी चाहिए। जैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज, एक सब्जेक्ट भी है साथ साथ, तो इंग्लिश क्या है हर जगह काम आती है, हर सब्जेक्ट में काम आती है, क्योंकि आप साइंस के चैप्टर एक्सप्लेन करोगे तो वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में सिखाओगे। तो बात यही है कि प्रिंसिपल ऑफ को रिलेशन फॉलो करने वाला करिकुलम होना चाहिए। उसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सेंटर्डनेस, करिकुलम ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चों को कम्युनिटी या जो उनकी लोकल नीड्स हैं उसके बारे में भी अवेयरनेस आए और उसके बारे में भी उनके वो आए, क्या बोलते हैं, एक मोटिवेशन आए कि हाँ हमें भी अपनी लोकल कम्युनिटी के लिए कुछ करना है, यानी कि कम्युनिटी सेंटर्डनेस करिकुलम होना चाहिए। ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट करने से पहले करिकुलम को ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। देन प्रिंसिपल ऑफ लेजर, लेजर क्या होता है, रिलैक्सेशन, मतलब बच्चों का करिकुलम ऐसा होना चाहिए जिससे उन्हें मतलब उसमें इंजॉयमेंट भी फील हो। ठीक है, देन प्रिंसिपल ऑफ वेराइटी ऑफ इलास्टिसिटी, वेराइटी ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, देखो मतलब लेजर समझ रहे हो कि बच्चे बोर ना हो, ठीक है, बोरियत टाइम को भी इंटरेस्टिंग बना दिया जाए, ऐसा करिकुलम होना चाहिए। देन प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब है कि एजुकेशन शुड बी फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू द करिकुलम रिक्वायरमेंट, की एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि रिजिडनेस है। देखो रिजिडिटी तो कभी भी अच्छी नहीं होती, रिजिडिटी एक नेगेटिव वर्ड है। अगर आप करिकुलम के बारे में बात करो, आप लाइफ को लेकर के बात करो, आप बिहेवियर को लेकर के बात करो, रिजिड कौन होता है, रिजिड होता है कि यार मैंने जो कह दिया वो कह दिया, समझ रहे हो। लेकिन फ्लेक्सिबल क्या है कि टाइम के साथ बदलना, अकॉर्डिंग टू द टाइम वी कैन, करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि हम अकॉर्डिंग टू द टाइम उसमें एजुकेशन में चेंज भी कर सके और कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, बच्चे अडेप्ट कर पाए उस चीज़ को, तो समझ रहे हो आप, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। यही है प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी ऑफ इलास्टिसिटी, कि हम अकॉर्डिंग टू द टाइम, एज पर द टाइम हम चेंजेस भी ला सकें। ऐसे ही रियल लाइफ में भी हमें रिजिड नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कि हम जो है अकॉर्डिंग टू द टाइम नई नई चीज़ें सीखें और उसको मतलब एक्चुअली उसको इम्प्लीमेंट भी करें लाइफ में। ठीक है जी, तो ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम, यानी कि करिकुलम में को क्या क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए, या सिलेबस जो है सेकेंडरी एजुकेशन को ध्यान में रखें। बार बार मैं सेकेंडरी एजुकेशन इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको ये बात पता हो, क्योंकि ये क्वेश्चन ही सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का है, विच इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस सेकेंडरी एजुकेशन। ओके, तो उसका करिकुलम किस प्रिंसिपल्स को फॉलो करता होना चाहिए वो आपको बता दिया, टेक्स्ट बुक कैसी होनी चाहिए, जो भी सिलेबस की है वो कैसी होनी चाहिए वो भी बता दिया, जो इन्होंने सजेशन दी। उसके अलावा इन्होंने सजेस्ट किया फोकस होना चाहिए वोकेशनल एजुकेशन पे, कि सेकेंडरी एजुकेशन के साथ साथ जब बच्चा सेकेंडरी लेवल पे यानी कि 11 to 17 ईयर्स का बच्चा जब है उसी के बीच में, तो उसको वोकेशनल एजुकेशन भी प्रोवाइड करानी चाहिए। ठीक है, अब वोकेशनल एजुकेशन पे गांधी जी ने भी बात करी थी प्राइमरी एजुकेशन में, और सेकेंडरी एजुकेशन ने भी वोकेशनल एजुकेशन पे फोकस किया है। अब वोकेशनल एजुकेशन पे इतना फोकस क्यों किया जा रहा है, और अगर ये है तो है क्या। अगर आप पहली बार ये वर्ड सुन रहे हो तो मैं आपको इसका पूरा सार बता देती हूँ, बट उससे पहले आई वुड कंसिडर कि अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो। मैंने एक्चुअली डेटा देखा था यूट्यूब स्टूडियो पे जा करके, एंड आई हैव सीन मेरे ऐसे बहुत सारे ऑडियंस है जो कि मेरी वीडियोस देखते हैं, बिल्कुल
देखते हैं, उन्हें पसंद भी आती है आई होप, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करके जाते हैं। तो मेरा आपसे बहुत ज़्यादा बड़ा वाला एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर आप मेरे चैनल पे विजिट करते हैं या मेरी वीडियोस आपको पसंद है तो, सो दैट मेरे को भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ माई चैनल इज़ ग्रोइंग, सो दैट आई कैन मेक सम मोर यूजफुल कॉन्टेंट फॉर यू। ठीक है जी, क्योंकि मोटिवेशन के बगैर तो लाइफ में चलना ही मुश्किल है, आपको पता ही है ना। सो दिस इज़ वॉट इट इज़ नाउ। अब if you want, मतलब there is no compulsion, but if you want, you think this is going to be the fruitful videos and channel for you, so you please subscribe the channel, this is my request। okay, आते हैं आगे, और आप शेयर भी कर देना भाई अपने फ्रेंड्स के साथ। अब क्या है, फोकस ऑन वोकेशनल। देखो वोकेशनल एजुकेशन क्या होती है, वोकेशनल एजुकेशन होती है कि बच्चों को ऐसी एजुकेशन दो जिससे वो अपना लाइवलीहुड अर्न करने में सक्षम हो पाए, या उनके हाथ में एक ऐसी स्किल होनी चाहिए, एक ऐसा क्राफ्ट आना चाहिए उन्हें कि वो कल को उन्हें अपने लाइवलीहुड को भी अर्न कर पाएँ। इतना सा एक बेसिक जो इसका क्रक्स है वो यही है। अब देखो मल्टीपर्पज़ एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड, यहाँ पे क्या बोला गया है समझाती हूँ। देखो मल्टीपर्पज़ स्कूल होने चाहिए, मल्टीपर्पज़ समझते हो, जो कि बहुत सारे पर्पस उद्देश्यों को सॉल्व करे। मल्टीपर्पज़ एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू वेरी टाइप्स ऑफ फोर्सेज फॉर द स्टूडेंट। क्या वेरी टाइप्स ऑफ फोर्स, ये थोड़ा टाइपिंग एरर है, मैं बता दूँ क्या लिखना है। मल्टीपर्पज़ एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स विद द डाइवर्स नेम एंड इंटरेस्ट। ठीक है, डाइवर्स इंटरेस्ट वाले जो बच्चे हैं, देखो जैसे हर बच्चे का जो मन है वो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ थ्योरेटिकल कंटेंट या पढ़ाई पे। कुछ बच्चे डांस में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे क्राफ्ट में बहुत अच्छे होते हैं, तो उनका क्या भाई, अगर वो अच्छे से, ज़रूरी थोड़ी कि हर कोई सिर्फ पढ़ाई में ही टैलेंटेड होगा, वो किसी और सब्जेक्ट में या आस्पेक्ट में, वो पेंटिंग में अच्छा हो सकता है। तो इस तरीके से वोकेशनल एजुकेशन का पर्पज़ क्या है कि बच्चों को जो डाइवर्स इंटरेस्ट वाले बच्चे हैं, डिफरेंट इंटरेस्ट वाले बच्चे हैं, उनका भी इन्वॉल्वमेंट हो और वो भी कुछ कर पाएँ, कुछ सीख पाएँ। लाइक क्राफ्ट एजुकेशन बच्चों को दो, होम साइंस, यानी कि होम साइंस में क्या कुकिंग वगैरह सिखाई जाती है, इट इज़ फॉर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़। ठीक है, देन एंड ऑल्सो क्योंकि कुकिंग तो दोनों को आनी चाहिए, राइट। एंड ऑल्सो मल्टीपर्पज़ स्कूल्स होने चाहिए, मल्टीपर्पज़ स्कूल्स टू प्रोवाइड वोकेशनल कोर्सेज, ताकि वोकेशनल कोर्सेज बच्चों को हम प्रोवाइड करा सके। वोकेशनल कोर्सेज क्या है, ऐसे कोर्सेज जिनसे उन्हें कोई स्किल उनके हाथ में आएगी और वो उस स्किल के बेस पे कल को अपना लाइवलीहुड अर्न कर पाएँ, कोई जॉब वगैरह कर पाएँ, ताकि चिल्ड्रन वोंट फेस अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। ठीक है जी, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें थोड़ा सा टाइपिंग एरर था, उसके लिए वेरी सॉरी। आगे से मैं इसको ध्यान में रखूंगी कि एडिटिंग मिस्टेक ये बिल्कुल ना हो, टाइपिंग मिस्टेक ना हो। ठीक है, देन अच्छा इन्होंने 3 लैंग्वेज फार्मूला, मैं आपको कह रही थी ना एक पॉइंट आगे आएगा, सेकेंडरी एजुकेशन ने बोला कंपलसरी, ये कंपलसरी है कि 3 लैंग्वेज फार्मूला करिकुलम जो है फॉलो करे। ठीक है, करिकुलम जो है सेकेंडरी एजुकेशन का सिलेबस जो है उसमें 3 लैंग्वेज फार्मूला को फॉलो करना चाहिए। 3 लैंग्वेज फार्मूला हमेशा क्या कहता है, एजुकेशन पैटर्न ऐसा होना चाहिए जो कि 3 लैंग्वेज फार्मूला को फॉलो करे, यानी कि बच्चे को तीनों लैंग्वेज सिखानी है। तीनों लैंग्वेज मतलब मदर टंग जो उसकी रीजनल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज जो राष्ट्रीय भाषा है जैसे हमारी हिंदी है ना, देखो हिंदी को मैंने हिंदी में ही लिख दिया, और फॉरेन इंटरनेशनल लैंग्वेज यानी कि जो इंग्लिश, आप फ्रेंच, जर्मन कुछ भी ले सकते हो, फ्रेंच, जर्मन। तो यहाँ पे क्या सिखाया गया है कि करिकुलम ऐसा होना चाहिए, एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो 3 लैंग्वेज फार्मूला को फॉलो करे, यानी कि बच्चे की रीजनल लैंग्वेज मदर टंग में भी सब्जेक्ट्स होनी चाहिए, नेशनल लैंग्वेज भी उसको सिखाई जानी चाहिए यानी कि हिंदी, और फॉरेन इंटरनेशनल लैंग्वेज भी ज़रूर बच्चों को सिखाई जानी चाहिए कि कल को अगर वो कहीं बाहर अपॉर्चुनिटी उन्हें मिलती है किसी चीज़ के लिए, कुछ सीखने वो जाते हैं तो वो वैसी लैंग्वेज बोल पाए, यानी कि फ्रेंच, जर्मन, ये सारी चीज़ें लैंग्वेज भी सिखानी बच्चों को चाहिए। तो 3 लैंग्वेज फार्मूला फोकस करने वाली एजुकेशन होनी चाहिए, करिकुलम होना चाहिए। ठीक है जी, अब फिजिकल वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट, इन्होंने बच्चों के फिजिकल हेल्थ या फिजिकल वेलफेयर को लेकर भी बात करी है। सेकेंडरी एजुकेशन में इन्होंने बोला है कि देखो हेल्थ इज़ वेल्थ होती है, हम सबको पता है, मतलब ये इन्होंने नहीं बोला, ये तो मैं बोली हूँ कि हेल्थ इज़ वेल्थ होती है। तो अगर बच्चे अच्छे से एजुकेशन उनको तभी मिल पाएगी, उनका पढ़ाई में दिल तभी लग पाएगा जब वो फिजिकली फिट होंगे। तो सेकेंडरी एजुकेशन ने ये भी बोला कि स्कूल्स में, ठीक है, स्कूल्स में फुली मेडिकल सर्विसेज शुड बी प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड, मेडिकल सर्विसेज होनी चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स, सारी चीज़ें, कि बच्चे को अगर मान लो कोई बच्चे को स्पोर्ट्स, वो अब स्पोर्ट्स वगैरह तो इन्होंने बोला ही है ना कि एडिशनल चीज़ें भी सिखाओ बच्चों को, तो मान लो स्पोर्ट्स खेलते खेलते बच्चे को चोट लग गई तो मेडिकल सर्विस होनी चाहिए इंक्लूडेड। तो फिजिकल वेलफेयर के बच्चों के लिए फिजिकल वेलफेयर की बात करी है। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन और फिजिकल एक्टिविटी फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर बोथ, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइज ये सब, और जो बाकी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है उनके लिए भी ट्रेनिंग बच्चों को और टीचर्स दोनों को मिलनी चाहिए, देनी चाहिए। प्रॉपर न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड शुड बी मेड, जैसे कि स्कूलों में मिड डे मील है ना, आपको मैंने मिड डे मील स्कीम के बारे में पहले ही बताया। तो मिड डे मील स्कीम जो तमिलनाडु से स्टार्ट हुई थी, आपने छोटी क्लासेस में ही पढ़ा होगा। तो मिड डे मील जो है या जो न्यूट्रिशन है वो उसका भी एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए कि बच्चों को प्रॉपरली फूड प्रोवाइड कराया जाए स्कूल में।
फुल रिकॉर्ड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी शुड बी मेंटेन। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी जो भी बच्चों को कराई जा रही है, चाहे वो स्पोर्ट्स के थ्रू एक्सरसाइज गेम्स एक्सरसाइज पीरियड में, तो वो फिजिकल एक्टिविटी का फुली रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए कि कौन सा बच्चा कितना अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, चाहे वो आप ग्रेड्स दे दो, कुछ कर दो, और फिर वही जो इंटरनल चीज़ें हुई हैं, इंटरनल टेस्ट हुए, उसे फाइनल इवैल्यूएशन में जोड़ के रखो। ये भी चीज़ सेकेंडरी एजुकेशन ने हमको बताई है। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। हमने कुछ 9 रिकमेंडेशन और सजेशन जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 टू 53 ने दी है, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम थोड़े से लास्ट में इसके ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य जो है, ओवरऑल उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव्स क्या है सेकेंडरी एजुकेशन के, वो हम एक बार, और थोड़े इजी पॉइंट है, मतलब आपको लग रहा होगा देखने में कि ये इतना सारा क्या लिखा है, पर बहुत इजी है। जो हमने पढ़ा है वही उसका क्रक्स है, तो देख लो क्या है बहुत अच्छे से। उसके बाद हमारी जो वीडियो है फाइनली जाके ओवर हो जाएगी। और आपको ये टॉपिक कैसा लगा मेरे से पढ़ने से, और मेरे ये जो पीपीटीज जो मैंने तैयार आपके लिए करी हैं वो कैसी लगी, यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। आप ऑब्जेक्टिव्स एक बार देख लो। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, उद्देश्य क्या ही था सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का, टू स्टडी द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, की जो सेकेंडरी एजुकेशन का लेवल है उसको पढ़ना अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग एस्पेक्ट। क्या ध्यान में रखें कि सेकेंडरी एजुकेशन से रिगार्डिंग प्रॉब्लम देखना, इंक्वायर द प्रॉब्लम, और जो बैरियर्स आ रहे हैं रिगार्डिंग द सेकेंडरी एजुकेशन की बेटरमेंट क्यों नहीं हो पा रही है, उसके लिए बैरियर्स जो आ रहे हैं वो देखना। फिर उसके लिए सजेस्टेड रेमेडियल मेजर प्रोवाइड करना, सजेस्ट अ मेजर फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन एंड इंप्रूवमेंट, कि सेकेंडरी एजुकेशन को दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया जा सके प्रॉपर्ली, और उसके बेटरमेंट के लिए सजेस्ट करना कुछ मेजर, जैसे उन्होंने रिकमेंडेशन दी ही हैं। ठीक है, उसके अलावा इट रिलेशन विद प्राइमरी एंड हायर एजुकेशन। हाँ, कोई भी एजुकेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए जो लिंक ना करे, जैसे कि सेकेंडरी एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो प्राइमरी से भी लिंक करे और हायर से भी, मतलब जो आप सेकेंडरी लेवल पे बच्चों को सिखा रहे हो वो प्राइमरी से भी लिंक होना चाहिए, कि वो जो सीख के आए हैं उसके बाद वो हायर लेवल में जा करके जो सीखेंगे उसका भी थोड़ा थोड़ा उनको वो नॉलेज देनी चाहिए। मतलब हायर एजुकेशन की नॉलेज मत दो, मतलब वो उससे लिंक कर पाएँ, ऐसा इस तरीके से सिखाओ। ठीक है, देन टू स्टडी द एम, मतलब करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो प्राइमरी और एजुकेशन को लिंक करे हायर एजुकेशन को, ये नहीं अलग से ही ये बिल्कुल है। ठीक है, उसके अलावा टू स्टडी एम करिकुलम कंटेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इनका एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या था जो इन्होंने बताया, करिकुलम सजेशन बताया, हमें बहुत सारी चीज़ें बताई ना, एम्स करिकुलम कैसा होना चाहिए, सेकेंडरी एजुकेशन का कंटेंट सिलेबस क्या देना है, तो वो सारी चीज़ें भी स्टडी करना, ये इनका ऑब्जेक्टिव था सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का। देन टू स्टडी द मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड टीचिंग स्टैंडर्ड, ये सारी चीज़ें इन्होंने जो कि सजेशन में रिकमेंडेशन में भी मैंने आपको बताई हैं, इन्होंने दी है। दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, एंड सब्सक्राइब कर लो फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और क्या टॉपिक आप देखना चाहते हैं उसके लिए भी मुझे बताइए। और यस व्हाट आई वाज सेइंग दैट इंग्लिश के लिए भी फॉर द स्पोकन इंग्लिश, लाइक हाउ you can deliver your thoughts, that is also the videos I am going to make on this channel. So stay connected with me. If you are the B.Ed student or even if you have completed your exams or you are going in a second year, तब भी आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं सेकेंड ईयर के रिगार्डिंग वीडियोस भी डालूंगी। जो बच्चे सेकेंड ईयर में, आप मुझे प्लीज़ बताना एक बार कमेंट करके, मैं उनके लिए भी टॉपिक्स फिर बनाने स्टार्ट करूँगी जब मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई मेरे ऑडियंस सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स भी हैं। ठीक है, अभी तक तो फर्स्ट ईयर के मैं डाल रही हूँ। इसके अलावा इंग्लिश रिगार्डिंग कॉन्टेंट तो कोई भी B.Ed स्टूडेंट हो उनके लिए बहुत नेसेसरी होगा। आपको पता ही है, इंटरव्यूज़ में आप जाओ, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो हाँ थोड़ा सा एक इंप्रेशन पड़ता है। सो फॉर दैट एज वेल आई वुड कंसिडर यू टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस इंग्लिश एंड B.Ed कंटेंट। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, और रखिए अपनी फैमिली का ध्यान।